अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी बुनियाद पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है उसको डिराइव करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय C.M. गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग इन 1864. This law gives us a relationship between the rate of a chemical reaction and the concentration of reacting substances या reacting species. So let's start. इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, this law states that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the active concentration of reactant and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active concentration of reactants. ये जो है ये इस लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट है। अब यहां पे आप देखिए, ये स्टेटमेंट जो है ये ऐसा लगता है कि मैंने इस स्टेटमेंट को 2 बार रिपीट किया है, लेकिन अब हम यहां पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट में फर्स्ट जो पोर्शन है वो कहता है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी अगर रिएक्टेंट की एक्टिव कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट्स की एक्टिव कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है N2O4। जब ये रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास NO2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखें इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ये एक रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट की डिकम्पोजिशन हो जाती है और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन वी गेट NO2 एंड O2। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यहां पे जो ये स्टेटमेंट है वो कहता है कि अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो तो उस रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और इसकी कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। यानी अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन तेज होगा, और अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है तो रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा। सो यहां तक जो स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। एंड और फिर हमने लिखा है कि the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active concentration of reactant। फिर हमने दोबारा लिखा है कि rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active concentration of reactants। यानी यहां पे ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है हासिल ज़रब, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब है हासिल ज़रब या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से हमारे पास ये एक रिएक्शन है, SO2 रिएक्ट्स विद O2 एंड वी गेट SO3। यहां पे आप देखें हमारे पास रिएक्टेंट
एक रिएक्टेंट हमारे पास SO2 है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। लिहाजा लॉ कहता है कि अगर हमारे पास SO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और अगर हमारे पास इन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इनके कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी जितने हमारे पास रिएक्टेंट है अगर उनके कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो हर एक की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। लिहाजा rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active concentration of the reactant। यानी इसकी कंसेंट्रेशन और इसकी कंसेंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का इन केस वेयर मोर देन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। सो इन सिंपल वर्ड्स ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, खा वो एक रिएक्टेंट या एक से ज्यादा रिएक्टेंट पे मुश्तमिल है, तो अगर रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये सब कुछ बताता है। नाउ consider a general reaction। यहां पे एक जनरल रिएक्शन हम लेते हैं in which a reactant reacts with reactant B, reversible reaction occurs and we get product C and D। और जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। लिहाजा ये रिएक्शन जब हम लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जब हम लेते हैं तो शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट जीरो होते हैं और हमारे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम होते हैं। लिहाजा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मैक्सिमम होगा। सो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी स्पीड ए और बी के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और इनके साथ इसका रास्त तनासुब है, डायरेक्ट रिलेशन है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of reactant A into the molar concentration of reactant B। यहां पे आपने देख लिया कि the rate of forward reaction is directly proportional to the product of reactant A and B। रिएक्टेंट A की मोलर कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट B की मोलर कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का। अगर ए और बी की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंड वाइस वर्सा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं KF यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वेयर KF represent rate constant for forward reaction and square brackets यानी ये चीज represent concentration in mole per liter, जिसको हम मोलर कंसेंट्रेशन भी कहते हैं।
यहां पे ये जो KF है ये रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन, जिसको हम मोलर कंसेंट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट कंज्यूम होने लगते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तेजी से कम होती जा रही है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, और जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर लेता है, क्योंकि शुरू शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार कम थी, लिहाजा बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन जो जो ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं, एंड अ स्टेज कम्स वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। लिहाजा यहां पे जब C एंड D रिएक्ट करके वापस A एंड B बनाता है तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। लिहाजा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reverse reaction is directly proportional to C and D's molar concentration. मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C N2 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ D। यहां पे आप देखिए, फॉर रिवर्स रिएक्शन C एंड D आर रिएक्टेंट एंड A एंड B आर प्रोडक्ट, और ला हमें कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, लिहाजा अगर C एंड D की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। सो यहां पे हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने कांस्टेंट लगाना होगा, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं KR, यानी रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ D। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ रेट्स बिकम्स इक्वल, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। लिहाजा एट इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है तो क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। वो पॉइंट जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट सेम हो जाता है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारे पास इक्वेशन यहां है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू KF इनटू मोलर कंसेंट्रेशन एट A एंड B है, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह ये वैल्यू मैं यहां पे लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा KF इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन ये है जिसकी वैल्यू KR इनटू CD है, लिहाजा यहां पे मैं लिख दूंगा KR इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ D। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास सिचुएशन ये होगा। अब यहां पे देखिए कि इफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है एंड KR रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है, यानी ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, और A, B, C और D जो है ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है जो कि वेरिएबल है, यू कैन टेक एनी कंसेंट्रेशन। लिहाजा हम कांस्टेंट को एक तरफ पे ले आएंगे और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ पे ले आएंगे। सो ये हो जाएगा KF डिवाइडेड बाय, ये KR जब इस तरफ आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, KR इज इक्वल टू ये AB यहां पे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C इनटू D डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A इनटू B। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। अब यहां पे देखें, हमारे पास के इफ जो है ये है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये एक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये भी कांस्टेंट है, और द रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिहाजा इस केस में यहां पे इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं Kc, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसेंट्रेशन इज टेकन इन मोल पर लीटर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Kc पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है इसमें के इफ डिवाइडेड बाई के आर की जगह हम ये वैल्यू Kc लगा देंगे, तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C(N2) डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A(N2)B, और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। और इस एक्सप्रेशन के जरिए हम Kc जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको मालूम करते हैं, और Kc हमें बताता है द रेशियो ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी इस इक्वेशन को सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू, यहां पे देखिए C और D जो है वो प्रोडक्ट की मोलर कंसेंट्रेशन है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसेंट्रेशन टेकन इन मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स है, लिहाजा रिएक्टेंट्स यहां पे आ गया। सो Kc इज अ कांस्टेंट which gives us the ratio of product to reactant of a reversible reaction at equilibrium at constant temperature। हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खास टेम्परेचर पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की बुनियाद पे जो है वो डिराइव हो गया। नाउ कंसिडर अ मोर जनरलाइज्ड रिएक्शन। अगर हम एक मोर जनरलाइज्ड रिएक्शन ले ले, लाइक A moles of A reacts with B moles of B, reversible reaction occurs and we get C moles of C and D moles of D। यानी नॉर्मली जब हम रिएक्शन लेते हैं हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं केमिकल इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है SO2 plus O2 gives 2SO3। यहां पे आप देखें तो यहां पे इक्वेशन हमें कहता है कि 2 moles of SO2 reacts with 1 mole of O2 and we get 2 moles of SO3। सो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट है, तो यहां पे स्मॉल a, b, c और d इन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। लिहाजा अगर हम इस तरह एक मोर जनरलाइज्ड रिएक्शन ले ले तो लॉ ऑफ मास एक्शन में Kc की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो एक्सप्रेशन होती है, वो हम कुछ इस तरह करेंगे कि मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C पावर C इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ D पावर D डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर A इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर B। यानी अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम कंसेंट्रेशन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पावर्स लगाएंगे। सो फिर Kc की एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है। इफ दिस रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, तो आपको पता है हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू nRT, या
P इज इक्वल टू N बाई वी आर टी, और N बाई वी जो है नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम पर लीटर, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रेशन। सो P इज इक्वल टू CRT। और ये इक्विलिब्रियम के लिए हमने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिहाजा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले ले तो R तो ऑलरेडी हमारे पास गैस कांस्टेंट है, लिहाजा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शन हो तो वी कैन कंसिडर कंसेंट्रेशन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। लिहाजा फॉर गैसियस रिएक्शन कैन रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम विद Kp इंस्टेड ऑफ Kc, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसेंट्रेशन इज टेकन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो Kp जब हम लेते हैं इस रिएक्शन का तो फिर हम इस तरह करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस कंपोनेंट C पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट D पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B पावर B। लिहाजा अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह होगा। सिमिलरली अगर हम another concentration unit मोल फ्रैक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर ले तो फिर हम कुछ इस तरह करते हैं, we can represent equilibrium constant in term of mole fraction in term of Kx। तो वो हम कुछ इस तरह करते हैं, concentration of component C having C moles concentration taken in mole fraction into mole fraction of component D power D divided by concentration taken in mole fraction per component A power A and mole fraction of component B power B। लिहाजा हम इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम सिंपली मोल्स में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर लें तो फिर उसको हम कहते हैं कि इन जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट C पावर C into number of moles of component D power D divided by number of moles of component A power A into number of moles of B power B। लिहाजा we can represent equilibrium constant in various concentration units, and these different equations are used for different expression of concentration in various units। so अब हम इन चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे और Kp, Kc, Kx और Kn के रिलेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। so this was all about today's topic of law of mass action। if you still have any question you can ask your question in comments। thank you for watching this video।